क्या आप जानते हैं कि एक साधारण नींबू या टमाटर से भी बिजली पैदा की जा सकती है? यह कोई जादू नहीं है बल्कि हमारे विज्ञान और भौतिकी का एक शानदार चमत्कार है। आज के सफर में हम विद्युत सेल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आप जानेंगे कैसे रसायनों से बिजली बनती है, बैटरी कैसे काम करती है और कैसे हमारे घरों का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और बात करें इस वीडियो में आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत सेल वास्तव में क्या होता है और इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। फिर हम जानेंगे कि एक सेल और एक बैटरी में क्या बुनियादी फर्क होता है। हम विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बैटरी को जानने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। और अंत में हम सीखेंगे कि बिजली की यूनिट कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कि इस मूल सवाल से कि विद्युत सेल आखिर होता क्या है। देखो, विद्युत सेल की बात करें सरल शब्दों में, तो विद्युत सेल एक ऐसी जो है युक्ति होती है, जिसपे अगर हम बात करें तो एक इस प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अर्थात विद्युत सेल जो होता है एक इस प्रकार की जो मशीन है जो कि क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलने का कार्य करती है। याद रखिए, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, वह सिर्फ वो अपना रूप बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोफोन आवाज को बिजली में बदलता है। अर्थात जैसे कि माइक्रोफोन आपने देखा होगा, जो साउंड होते हैं वहां पे जब आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वहां पे आपको साउंड बहुत सारी सुनाई देती है। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को एक विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलने का कार्य करता है। जब हम सेल के दोनों सिरों को किसी तार से जोड़ते हैं तो अंदर मौजूद रसायनों में प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात जब कोई सेल होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक हमने बैटरी ले लिया है, इसमें एक ये प्लस का पार्ट है माइनस का, जैसे आप किसी तार से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेल के अंदर एक और रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इसी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण तार में करंट अर्थात इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं और हमारा सर्किट काम करने लगता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अब इस सेल के अंदर झांक कर अगर हम देखें तो इसके मुख्य हिस्से क्या क्या होते हैं। देखो, सेल के अंदर जो होता है धातु के दो छड़ें अर्थात प्लेट्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। इनमें एक क्षण धनावेशित होती है जिसे एनोड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और दूसरी जो प्लेट होती है यहाँ पे ऋणावेशित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप प्लेट देख सकते हैं। इन दोनों क्षणों को एक खास तरह के तरल या पेस्ट में डुबा कर रखा जाता है, जिस तरल पदार्थ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य कहा जाता है, जो ऊर्जा को एक क्षण से दूसरी क्षण तक ले जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो आप सिंपल से देखेंगे, ये जो सेल होता है इसमें केवल दो प्लेट्स होती हैं। एक को एनोड कहा जाता है जिसमें प्लस का चार्ज होता है, दूसरी प्लेट को कैथोड कहा जाता है जिसमें माइनस का चार्ज होता है। और ये दोनों प्लेटें एक घोल के अंदर रखी जाती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो रसायनों की प्रकृति के आधार पर सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है, जिसे हम यूज एंड थ्रो भी कह सकते हैं। देखो, ये पहला प्रकार का सेल होता है जो कि हमारे घड़ी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आप हाथ में घड़ी पहनते उस घड़ी में मिलता है, दीवार में जो घड़ी लगती हो उसमें देखा होगा, कैलकुलेटर के अंदर देखा होगा। अर्थात ऐसे बहुत सारे डिवाइस आपने देखे होंगे जहां पे एक बार सेल लगाया जाता है, जैसे डाउन होता है आप उसको फेंक देते हैं, नया सेल मार्केट से लाके उसके अंदर डालते हैं, तो इनको हम प्राथमिक सेल कहते हैं, अर्थात यूज एंड थ्रो सेल कहते हैं। और ये वो बैटरी होती है जिन्हें आप अपनी दीवार घड़ी रिमोट में और खत्म होने वाले फेंक देते हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। वहीं पे बात करते हैं दूसरे प्रकार के सेल जिनको हम द्वितीयक सेल कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक बार डिस्चार्ज होने के बाद बिजली देकर दोबारा चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल के फोन की बैटरी होती है, आप उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। घर के अंदर जो बैटरी लगी होती है या घरों में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, ये सभी जो होते हैं एक प्रकार से आपके रिचार्जेबल सेल होते हैं। और आज के समय में मार्केट के अंदर अब बहुत सारे डिवाइस जो होते हैं वो लगभग रिचार्जेबल सेल के ऊपर बेस हैं। चाहे आपके स्कूटर की बैटरी हो,
इलेक्ट्रिक कार की बैटरी हो या आपके घरों के अंदर टॉय की बैटरी हो, अर्थात जितनी भी बैटरियां लगभग आपको अब 70 से 80% तक आपको रिचार्जेबल बैटरी अर्थात द्वितीयक सेल वाली ही दिखाई देंगे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि प्राथमिक सेल के अंदर क्या होता है और इसे थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। देखो, प्राथमिक सेल की अगर बात करें तो इस प्रकार के सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है, जिससे यह लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करंट दे पाता है। देखो, जो हमारे रिचार्जेबल सेल होते हैं, आई एम सॉरी, जो प्राथमिक सेल होते हैं, इनके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया बहुत स्लो मोशन में होती है, जिस कारण से थोड़ी थोड़ी करंट जो होते हैं बहुत लंबे समय तक देते रहते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण अगर देखा जाए तो जैसे कि ड्राई सेल अर्थात शुष्क सेल होते हैं, जिसमें कोई तरल पदार्थ नहीं बल्कि अमोनियम क्लोराइड का एक गाढ़ा पेस्ट भरा होता है। पेस्ट होने के कारण इसे किसी भी दिशा में घुमाकर या उल्टा करके इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। ड्राई सेल आपने देखा होगा, जो आपकी घड़ी की सेल होता है या आपके रिमोट का जो टीवी का रिमोट होता है उसका सेल होता है। उस सेल को आप चाहे ऐसे लौटो या ऐसे पलटो, उसमें लिक्विड ना होने के कारण उसमें पानी नहीं बहता, अर्थात बहुत ही अच्छा सेल होता है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कैथोड जो होता है हमेशा जस्ते का बना होता है और एनोड हमेशा जो होता है आमतौर पर कार्बन का बना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एनोड होता है, ये क्या है, ये कार्बन का बना होता है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो होता है, इसके बाहर जो होती है यहाँ पे ये लगी होती है जिसको हम कैथोड कहते हैं, जस्ते अर्थात ये जिंक की बनी होती है। इसके अंदर फिर यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह एक प्रकार से केमिकल होता है, जो कि नमक वगैरह का, सोडियम क्लोराइड वगैरह का भरा रहता है तरल, इसके अंदर बीच में भरा जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अब आते हैं द्वितीयक सेल पर, जिन्हें संचायक सेल कहा जाता है। संचायक सेल, जब इन सेलों को बाहर से बिजली दी जाती है तो ये उस विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लेते हैं, जिसे चार्जिंग कहा जाता है। देखो, हमारे घरों की इन्वर्टर बैटरी होती हैं, चाहे मोबाइल की बैटरी होती हैं, जब इनको आप चार्ज करते हैं तो ये क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक करंट को एक प्रकार से रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। और जब लाइट कट जाती है तो यह फिर से बिजली देने लगती है, जिसे हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो लेड एसिड सेल इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो कारों, ट्रकों और बड़े इन्वर्टर में भारी मात्रा में करंट देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का लिक्विड भरा होता है, इसलिए इन्हें हमेशा सीधा रखना पड़ता है ताकि तेजाब बाहर ना निकले। अर्थात इस प्रकार की बैटरी को आप अगर उल्टा कर देंगे तो तेजाब बहने लगेगा, इसलिए इन बैटरियों को हमेशा आपको सीधा भी रखना पड़ता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बहुत से लोग सेल या बैटरी को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन विज्ञान में इनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे कि आपके घर में इन्वर्टर बैटरी और आपके घर में जो दीवार घड़ी होती है उसकी बैटरी, ये दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है। सेल जो होता है एक अकेली छोटी इकाई होती है, जैसे कि 1.45 वोल्ट का छोटा सा सेल, इस प्रकार से। तो ये छोटा सा सेल, लेकिन जब हम अधिक पावर पाने के लिए कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो उस समूह को बैटरी कहा जाता है। तब बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल लगे होते हैं। सेलों को सीरीज में जोड़ने से उनका कुल वोल्टेज बढ़ जाता है, जैसे कि 1.5 वोल्ट को मिलाकर 3 जो होता है यहाँ पे वोल्ट बन सकता है। वहीं सेलों को समांतर जोड़ने से वोल्टेज को समान रहता है, लेकिन उनका बैकअप दोगुना हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बैटरी और सेल को आसानी से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, क्या आपने कभी विद्युत वाहक बल्ब का नाम सुना है? चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं कि विद्युत वाहक बल्ब एक्चुअल में होता क्या है। देखो, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को लगातार दौड़ाने और करंट को बनाए रखने के लिए एक धक्के या बल की जरूरत होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अर्थात किसी भी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कब चलेंगे, जब उनके ऊपर कोई धक्का लगा रहा हो या बल लगा रहा हो, तभी तो चलेंगे। तो ये जो धक्का लगाने का कार्य होता है या बल लगाने का कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इसके साथ ही एक शब्द और आता है आंतरिक प्रतिरोध, जिसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध छोटे छोटे रोड़े पड़े हैं, ये क्या होता है, एक प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध आप समझ सकते हैं। और विद्युत वाहक बल क्या है, एक प्रकार से पिस्टन है, जो कि इनको एक तरफ से ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक को आपकी गाड़ी को धीमा करता है, वैसे सेल के अंदर का रसायन भी जो होता है वो करंट के बहने में थोड़ी सी रुकावट डालता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि सेल के अंदर जो होता है रासायनों का घोल बहुत गाढ़ा हो जाए तो प्लेट्स की दूरी
बढ़ जाए तो यह प्रतिरोध बढ़ जाता है और करंट धीमा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेल के अंदर धारा में बहने में प्रतिरोध लगाता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों को बहाने की कोशिश करता है, जो बल लगाता है, उसे हम ईएमएफ कहते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, इस बहती हुई बिजली को मापने के लिए हमारे पास दो खास तरह के मीटर होते हैं। एक तो होता है एमीटर, दूसरा होता है वोल्टमीटर। एमीटर की बात किया जाए तो एक ऐसा यंत्र है जो यह मापता है कि सर्किट में कितना करंट बह रहा है, अर्थात कितनी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। इसको नापने के लिए जो होता है वो हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर एमीटर का अपना प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसे सर्किट में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वोल्टमीटर जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बताता है, अर्थात यहाँ पे कितना ज्यादा ईएमएफ अर्थात कितना ज्यादा दबाव लग रहा है, ये चीज बताने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और इसे हमेशा सर्किट में समांतर क्रम में ही लगाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब थोड़ी चर्चा विद्युत शक्ति और ऊर्जा की करते हैं। देखो, किसी भी उपकरण द्वारा बिजली खर्च करने की रफ्तार को विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब कोई उपकरण जितनी जल्दी जल्दी जो है ऊर्जा की खपत कर रहा है वो उसकी क्या होती, शक्ति होती। जैसे कि यहाँ पे बल्ब होता 100 वाट का, मतलब ये क्या है, 1 घंटे में 100 वाट ऊर्जा अर्थात तो 100 वाट खत्म कर रहा है। कोई 10 वाट का, तो जितने ज्यादा वाट का होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा शक्ति को खत्म कराएगा। उदाहरण के लिए 100 वाट का पुराना बल्ब 10 वाट के एलईडी बल्ब से 10 गुना तेजी से बिजली खर्च करता है, अर्थात 100 वाट का पुराना बल्ब जो है वो 10 वाट की एलईडी बल्ब से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा खत्म करता है। इसलिए आज के समय में आपको कहीं पर भी पुराने लाल कलर के बल्ब जिसमें एक स्प्रिंग दिखाई देती है, इस टाइप वाला बल्ब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको एलईडी बल्ब देखने को ही मिलता है। बड़े कारखानों में या भारी उपकरणों के लिए हम किलोवाट या मेगावाट का उपयोग करते हैं। वहीं मोटरों की ताकत मापने के लिए अश्व शक्ति का इस्तेमाल होता है, जहां 1 अश्व शक्ति अर्थात 1 आवर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये सबसे दिलचस्प सवाल कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट का क्या क्या मतलब होता है। विज्ञान की भाषा में एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप 1000 वाट का कोई उपकरण लगातार 1 घंटे तक चलाएं तो आपकी ऊर्जा 1 यूनिट खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब, मान लो आप पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब चला रहे हैं जिनका टोटल वाट जो है लोड 1000 वाट हो जाए, अगर आप 1 घंटे तक उनको चला देंगे तो आपके जो घर का यूनिट आएगी बिजली मीटर में वो 1 यूनिट के बराबर होगी। अर्थात तो निकालने का सही तरीका कि वाट घंटे दिन बटे 1000। तो अगर आप 100 वाट का बल्ब रोज 10 घंटे जलाएंगे तो 100 गुणे 10 बटे 1000 था, रोजाना आपकी जो है ठीक 1 यूनिट का बिजली का खर्च आपका आ जाएगा। तो आइए इस पूरे सफर के मुख्य बिंदुओं को एक बार अगर हम समेटने की कोशिश करें तो हमने सीखा कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक बेहतरीन माध्यम होता है। प्राथमिक सेल एक बार उपयोग के लिए होते हैं, जबकि द्वितीयक सेल बार बार उपयोग किए जा सकते हैं उनको दोबारा चार्ज करके। सेल एक अकेली इकाई होती है, जबकि बैटरी जो होता है बहुत सारे सेलों का समूह होता है। और अंत में हमने समझा कि वाट क्या होता है, घंटे क्या होते हैं और कैसे आप अपने घरों की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए